इस टॉपिक में हम किसी भी प्रॉब्लम यानी कंडीशन को पॉलिनोमियल फंक्शन में बदलना सीखेंगे और हम सीखेंगे कैसे उनको सॉल्व करके सलूशन निकाला जाता है और सॉल्व करने के बहुत से तरीकों के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन टू वेरिएबल x और y में कुछ इस तरह होते हैं ax + by + c = 0 के रूप में। वहीं अगर हमें रियल प्रॉब्लम दी गई हो तो हम उसे पॉलिनोमियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपका एक फ्रेंड है, वह बाजार से एक पेन और बॉल 10 रुपये में लेकर आता है और दूसरी बार वह जब जाता है तो बाजार से वह एक पेन और 2 बॉल 14 रुपये में लेकर आता है। तो बताओ पेन कितने का था और बॉल कितने की थी। इसको पता करने के लिए हम पेन की कीमत को x मान लेते हैं और बॉल की कीमत को y मान लेते हैं। जैसे कि एक पेन और एक बॉल की कीमत थी 10 रुपीज़, यानी इक्वेशन बनेगी x + y = 10 और एक पेन और 2 बॉल की कीमत थी 14 रुपीज़, तो इक्वेशन बनेगी x + 2y = 14। फर्स्ट इक्वेशन से x बराबर होगा 10 - y के, इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 10 - y + 2y = 14 और सॉल्व करने पर यह होगी y = 14 - 10, यानी y की वैल्यू होगी 4। इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन होगी x + 4 = 10, तो x की वैल्यू होगी 6, यानी पेन की कीमत है 6 रुपये और बॉल की कीमत होगी 4 रुपये। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में दिखाते हैं तो देखेंगे कि यह दोनों इक्वेशन 6 और 4 पर एक दूसरे को काटेंगी, यानी इससे पता चलता है कि यह दोनों इक्वेशन जब भी एक दूसरे को काटेंगी तभी कोई ना कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी तभी कोई कॉमन कंडीशन मीट कर रही हैं। अगर यह दोनों लाइनें नहीं मिलती तो x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होती जिस पर दोनों ये कंडीशन मैच करती। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक लड़की है अखिला अपने गांव के मेले में गई है। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेल खेलना चाहती थी। इसमें हुपला वह खेल होता है जिसमें एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर रिंग फेंकते हैं और अगर रिंग वस्तु के ऊपर आ जाती है तो वह वस्तु आपकी हो जाती है। प्रॉब्लम कंडीशन कुछ इस प्रकार है। अखिला ने जितनी बार हुपला खेल खेला है उससे दोगुनी बार उसने चरखी की सवारी की है। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े हैं, जबकि उसके पास कुल 20 रुपये थे, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला है। जैसे कि चरखी की सवारी के लिए उसे 3 रुपये खर्च करना पड़ता है, वहीं वहाँ हुपला खेलने के लिए उसे 4 रुपये खर्च करना पड़ता है और हमें पता है कि उसके पास 20 रुपये ही थे। तो हम मान के चलते हैं कि उसने x बार चरखी की सवारी की और y बार हुपला खेल खेला और प्रत्येक चरखी की सवारी करने के लिए कॉस्ट थी 3 रुपये, तो x की चरखी की सवारी करने की कॉस्ट पड़ेगी 3x। इसी तरह प्रत्येक बार हुपला खेलने की कॉस्ट थी 4 रुपये, तो y बार हुपला खेलने की कॉस्ट पड़ेगी 4y और उसके पास नेट 20 रुपये थे जो कि 3x + 4y के बराबर होगा, यानी चरखी में कुल खर्च प्लस हुपला खेलने में कुल खर्च। तो इक्वेशन बनेगी 3x + 4y = 20। अब हम बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की, जिसमें कहा है अखिला ने जितनी बार हुपला खेल खेला है उससे दोगुनी बार उसने चरखी की सवारी की है, यानी अगर y बार हुपला खेला तो चरखी की सवारी उसने 2y की और हमने माना था कि चरखी की सवारी उसने x बार की थी, यानी x = 2y। तो हम अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आगे चलकर हम इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के सारे मेथड के बारे में जानेंगे। फिलहाल इक्वेशन 1 में x = 2y की वैल्यू रखने पर इक्वेशन होगी 3 × 2y + 4y = 20। सॉल्व करने पर हमें y की वैल्यू 2 मिलेगी। जैसा कि सेकेंड इक्वेशन थी x = 2y, y की वैल्यू रखने पर x हमें 4 मिलेंगे, यानी दोनों इक्वेशन तभी सही होंगे जब x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में दिखाते हैं तो हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन 4, 2 पर एक दूसरे पर काटेंगे, यानी इससे पता चलता है कि ये दोनों इक्वेशन जब भी एक दूसरे को काटेंगी तभी कोई ना कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी तभी कोई कॉमन कंडीशन मीट कर रही है। हमने ग्राफ में देखा था जब दोनों इक्वेशंस में कोई कॉमन सॉल्यूशन हो तो एक दूसरे को जरूर काटते हैं। अगर हमारे पास दो डिफरेंस इक्वेशन हो a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, अगर हम इन इक्वेशन को ग्राफ में देखते हैं तो उनके ग्राफ कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। पहले हमने देखा कि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे और किसी एक पॉइंट पर दोनों की एक दूसरे को काटेंगे। दूसरे ग्राफ में देखेंगे कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और वह एक दूसरे के पैरेलल होंगे और तीसरे ग्राफ में हम देखेंगे कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। जैसे पहले वाले ग्राफ में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेदित करती है, यह दर्शाता है कि इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन सॉल्यूशन है। यह तभी होता है जब a1/a2 = b1/b2 के होता है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप अकेला वाला ग्राफ देख सकते हैं और वह दो इक्वेशन थी x = 2y, इसको हम x - 2y = 0 भी लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन थी 3x + 4y = 20, इसको हम 3x + 4y - 20 = 0 भी लिख सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है और इसमें कॉमन सोल्यूशन था
4 और 2। यानी इसमें वेरीफाई करने के लिए A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैल्यू रखते हैं A1/A2 बराबर होगा 1/3 और B1/B2 बराबर होगा -2/4। इसमें साफ पता चलता है A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। इसमें दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इस कंडीशन में कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होता है और यह तब होता है जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और यह बराबर नहीं होगा C1/C2 के। इसको वेरीफाई करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को उठाते हैं। x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। इन दोनों को जब हम ग्राफ में दर्शाते हैं तो दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब हमें प्रूफ करना है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और ये बराबर नहीं होंगे C1/C2 के। A1/A2 की वैल्यू रखने पर 1/2 निकल कर आएगा, B1/B2 होगा 1/2। यहाँ तक A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के बराबर हैं और C1/C2 होगा -4/-12 यानी 1/3 और यह C1/C2 A1/A2 और B1/B2 के बराबर नहीं है। इसमें यह साबित होता है कि जब भी 2 लाइन्स पैरेलल होंगी तो उनके बीच कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा और A1/A2 और B1/B2 बराबर होंगे, पर यह C1/C2 के बराबर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्राफ की। इसमें दोनों लाइन एक दूसरे के संपाती हैं यानी इक्वल्स हैं, तो इस केस में हमेशा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और यह बराबर होगा C1/C2 के। इसको वेरीफाई करने के लिए इन दो इक्वेशन को उठाते हैं। x + 2y - 6 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो आप पाएंगे कि यह दोनों लाइन सेम है। अब हमें प्रूव करना है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और यह बराबर होगा C1/C2 के। A1/A2 की वैल्यू रखने पर 1/2 निकल कर आएगा, B1/B2 होगा 1/2। यहाँ तक A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के बराबर है और C1/C2 बराबर होगा -6/-12 यानी 1/2 यानी C1/C2 A1/A2 और B1/B2 के बराबर है। इससे यह साबित होता है कि जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 बराबर होंगे तब दोनों लाइंस इक्वल होंगी और इसमें इनफाइनाइट मैनी कॉमन सोल्यूशन होंगे। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनको समझने के लिए एक एग्जांपल उठाते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ P डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सोल्यूशन। हिंदी में पूछता है कि P के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों में अद्वितीय हल है। 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। जैसे 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। इसमें हम देखते हैं कि a = 4, a2 = 2, b1 = p, b2 = 2 है और हम जानते हैं कि यूनिक सोल्यूशन यानी अद्वितीय हल के लिए कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होती है। यह तब होती हैं जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित यानी इंटरसेक्ट होती हैं। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 कंडीशन पर सभी की वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त होता है 4/2 इज नॉट इक्वल टू P/2 और सॉल्व करने पर P इज नॉट इक्वल टू 4 होगा। अतः 4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक वैल्यू पर दिए हुए समीकरण पर यूनिक सोल्यूशन यानी अद्वितीय हल होगा। तो हमने देखा कि इन सभी कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि किन किन दो इक्वेशंस में यूनिक सोल्यूशन होगा और किस में नहीं। अब हम बात करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम हमें दी गई है तो उनकी कंडीशंस को इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और यूनिक सोल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन है, चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Find how many pants and skirts चंपा bought. हिंदी में क्वेश्चन कहता है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने उससे पूछा कि कितने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है और कहा स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो ज्ञात कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। इसमें हम पैंटों की संख्या को x और स्कर्ट की संख्या को y दर्शाते हैं। अब हम पहली कंडीशन को समझते हैं। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस दैन यानी स्कर्ट की जो संख्या है वह 2 कम है, इसलिए यहाँ -2 लिख देंगे। अब हम किससे कम है वह पता करते हैं। फिर से कंडीशन को पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड यानी 2 लेस है।
पैंटों की 2 गुनी खरीद से, यानी 2 गुने पैंटों से 2 कम है। अब पैंटों के x माना है और 2 गुने पैंटों को 2x कहेंगे, और 2 गुने पैंट में 2 कम होगा यानी 2x - 2, और यह स्कर्ट की संख्या है और स्कर्ट को हमने y माना है, इसलिए इक्वेशन होगा y = 2x - 2। यह हमारी पहली इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन है आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस दैन, यानी स्कर्ट की जो संख्या है वह 4 कम है, इसलिए यहाँ -4 लिख देते हैं। अब किससे कम है वह पता करते हैं। फिर से कंडीशन को पढ़ते हैं। आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, यानी 4 लेस है पैंटों की 4 गुनी खरीद से, यानी 4 गुनी पैंट से 4 कम है, और पैंटों को x माना है तो 4 गुनी पैंटों को 4x कहेंगे, और 4 गुनी पैंट में 4 कम, यानी यह होगा 4x - 4, और यह स्कर्ट की संख्या है और स्कर्ट को हम y माना है, इसलिए इक्वेशन होगा y = 4x - 4। इसको सेकंड इक्वेशन कहेंगे, जैसा कि दोनों इक्वेशन y के बराबर हैं, यानी 4x - 4 = 2x - 2 होगा। सॉल्व करने पर x हमें 1 मिलेगा, और x = 1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखने पर y हमें 0 मिलेगा, यानी पैंट तो उसने 1 खरीदी पर स्कर्ट उसने 1 भी नहीं खरीदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एज प्रॉब्लम जो अक्सर पूछी जाती है उसको करते हैं। राज टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, find the age of Raj and his daughter। हिंदी में है, राज अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसमें ज्ञात कीजिए राज और उसकी पुत्री की आयु क्या है। इसमें हम राज की करंट एज को x से और उसकी पुत्री की करंट एज को y से दर्शाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहता है 7 years ago, यानी 7 वर्ष पहले हम दोनों की 7 वर्ष पहले की उम्र निकाल लेते हैं, यानी अगर राज आज x साल का है तो 7 वर्ष पहले उसकी उम्र होगी x - 7। इसी तरह अगर उसकी बेटी आज y वर्ष की है तो 7 वर्ष पहले उसकी उम्र होगी y - 7। तो हमने 7 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र निकाल ली। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। I was 7 times as old as you were, यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी राज अपनी बेटी का 7 गुना था। तो 7 वर्ष पहले उसकी बेटी अगर y - 7 थी तो राज उसका 7 गुना था, यानी राज 7 × y - 7 था, जो कि बराबर होगा x - 7 के। कंप्लीट इक्वेशन होगी x - 7 = 7 × y - 7। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। आल्सो 3 years from now, यानी अब से 3 वर्ष बाद। तो अब हम दोनों की 3 वर्ष बाद की उम्र निकाल लेते हैं, यानी अगर राज x साल का है तो 3 वर्ष बाद उसकी उम्र x + 3 वर्ष होगी। इसी तरह अगर उसकी बेटी आज y वर्ष की है तो 3 वर्ष बाद उसकी उम्र y + 3 होगी। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। I shall be 3 times as old as you will be, यानी मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी राज अपनी बेटी का 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद उसकी बेटी अगर y + 3 की होगी तो राज उसका 3 गुना होगा, यानी राज 3 × y + 3 होगा, जो कि बराबर होगा x + 3 के। यानी कंप्लीट इक्वेशन होगी x + 3 = 3 × y + 3। फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं तो x - 7y + 42 = 0 आता है। सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं तो x - 3y = 6 आता है। सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू होगी x = 6 + 3y। इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, यानी इक्वेशन होगी 6 + 3y - 7y + 42 = 0, यानी y निकल कर आएगा और वह होगा y = 12। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और y की वैल्यू को इक्वेशन x = 6 + 3y में पुट करने के बाद x हमें 48 मिलेगा। तो हमें पता चल गया कि राज की उम्र 48 साल है और उसकी बेटी की उम्र 12 साल है। इस इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है। क्वेश्चन है द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर, हाउ मैनी सच नंबर आर देयर। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के योगों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। इसमें हम मानते हैं कि दहाई की संख्या x और इकाई की संख्या y है, तो संख्या होगी 10x + y। जैसा 56 में दहाई अंक यानी 10th डिजिट है 5 और इकाई अंक यानी 1st डिजिट है 6, और 56 को हम 10 × 5 + 6 लिखते हैं।
अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। जैसे कि 2 अंकों वाली संख्या है 10x + y और अंकों को उलटने पर बनी संख्या होगी 10y + x और दोनों का योग है 66। तो इक्वेशन बनेगी 10x + y + 10y + x = 66। आगे क्वेश्चन बोलता है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी संख्या के अंकों का अंतर 2 है। यहाँ पर अंकों के अंतर यानी डिजिट के अंतर की बात कर रहा है, ना कि संख्या की, और अंक है x और y। तो 2 इक्वेशन बनेगी x - y = 2 या y - x = 2, क्योंकि क्वेश्चन में यह नहीं बताया गया है कि कौन सी अंक से किस अंक को माइनस कर रहे हैं। हम दोनों ही इक्वेशन से अलग अलग सोल्यूशन निकालेंगे। पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। 10x + y + 10y + x = 66 और x - y = 2। पहले इक्वेशन को और नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी 11x + 11y = 66 और 11 को कॉमन लेंगे तो इक्वेशन होगी 11 × x + y = 66। 66 को 11 से डिवाइड करने पर इक्वेशन हो जाएगी x + y = 6। तो हमारी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन होगी x + y = 6, x - y = 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें जिसमें x या y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं जिसमें दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस या प्लस करते हैं और किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं जिससे y एलिमिनेट हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन होगी 2x = 8, यानी x निकल कर आएगा 4। x की वैल्यू को फिर किसी इन दोनों में से एक इक्वेशन में रखने पर y की वैल्यू होगी 2। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में हमें x = 4 और y = 2 मिलता है। अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इनको भी सॉल्व करने पर हमें x = 2 और y = 4 मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्वेश्चन में रेशियो यानी अनुपात में वैल्यू दी जाती है। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manage to save 2000 per month, find their monthly incomes. हिंदी में होगा 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचाते हैं तो उनकी मासिक आय कितनी होगी। सबसे पहले आपको पता है कि अगर आपकी आय 10 रुपये है और आपका खर्च 3 रुपये है तो आप 7 रुपये की बचत पाते हैं, यानी बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, यानी 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। रेशियो यह दर्शाता है कि अगर एक व्यक्ति 90 कमाता है तो दूसरा व्यक्ति 70 कमाता है, यानी दोनों को डिवाइड करने पर हमेशा 9:7 ही आएगा। जैसे एक व्यक्ति अगर 900 कमाता है तो दूसरा 700 कमाता है, अगर एक 4500 कमाता है तो दूसरा 3500, यानी दोनों की कमाई का रेशियो हमेशा 9:7 रहेगा। एक तरह से हम यह कह सकते हैं 9 में जो भी संख्या मल्टीप्लाई होगी वही संख्या 7 में भी मल्टीप्लाई होगी, उस संख्या को हम x मानते हैं। तो अगर दोनों व्यक्ति की आय 9:7 है तो एक व्यक्ति की आय 9x होगी और दूसरे व्यक्ति की आय 7x होगी। अब क्वेश्चन में आते हैं। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3, यानी उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो इसमें भी हम यह कह सकते हैं कि 4 में जो भी संख्या मल्टीप्लाई होगी वह संख्या 3 में भी मल्टीप्लाई होगी, उस संख्या को हम यहाँ पर y मानते हैं। तो एक व्यक्ति का खर्च होगा 4y और दूसरे व्यक्ति का खर्च होगा 3y। अब आगे यह क्वेश्चन बोलता है इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम्स, यानी यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी होगी। तो सबसे पहले हम पहले व्यक्ति की बात करते हैं। पहले व्यक्ति की आय 9x थी और खर्च 4y था, तो पहले व्यक्ति की बचत हो गई 9x - 4y। और क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये की बचत करता है, तो 9x - 4y बराबर होगा 2000 रुपये के। इसी तरह दूसरे वाला व्यक्ति की आय 7x थी और खर्च था 3y, तो बचत होगी 7x - 3y और यह 7x - 3y बराबर होगा 2000 के। तो यह हमारी 2 इक्वेशन बन जाती हैं। 9x - 4y = 2000, 7x - 3y = 2000। हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं,
या इसमें एलिमिनेशन करने के लिए दो इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल इक्वल होना जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि कोई एक वेरिएबल को बराबर कर सकें। हम y को दोनों इक्वेशन में बराबर करते हैं। इसके लिए हमें पहले वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी 3 × 9x - 4y = 3 × 2000 और सॉल्व करने पर इक्वेशन होगी 27x - 12y = 6000। अब सेकेंड इक्वेशन के y वेरिएबल को बराबर करने के लिए उस इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी 4 × 7x - 3y = 4 × 2000 और सॉल्व करने पर इक्वेशन होगी 28x - 12y = 8000। अब सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x = 2000 हमें मिल जाएगा और इसी x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखने पर y = 4000 हमें मिलेगा। और क्वेश्चन पूछता है फाइंड देयर मंथली इनकम्स, यानी उनकी मासिक आय कितनी होगी। और क्वेश्चन में शुरू में ही दोनों की मासिक आय का रेशियो 9:7 दिया था और पहले व्यक्ति की मासिक आय थी 9x, यानी x की वैल्यू रखने पर व्यक्ति की कुल आय 9 × 2000 यानी 18000 और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय थी 7x, यानी x की वैल्यू पर व्यक्ति की कुल आय 7 × 2000 यानी 14000 होगी। यानी इस क्वेश्चन में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड को सीखा था। अब हम उस टॉपिक की बात करते हैं जब इक्वेशन लीनियर फॉर्म में ना हो, जैसे कि यह इक्वेशन है 2/x + 3/y = 13 और 5/x - 4/y = -2। अगर इस क्वेश्चन को लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इक्वेशन होगा 2y + 3x/xy = 13 और अगर xy को उधर ले जाएं तो इक्वेशन होगी 2y + 3x = 13xy। यानी यह लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि xy भी आ गया और आपको पता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ax + by + c = 0 की फॉर्म में होती है। इसमें कहीं भी x × y एक साथ नहीं आता। तो इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अगर 1/x को u रख दें और 1/y को v रख दें तो न्यू इक्वेशन बनेगी 2u + 3v = 13, 5u - 4v = -2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाते हैं, यानी हम v को एलिमिनेट करने के लिए पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन बनेगी 4 × 2u + 3v = 4 × 13 और 3 × 5u - 4v = 3 × -2। फर्दर सॉल्व करने पर यह इक्वेशन बनेगी 8u + 12v = 52, 15u - 12v = -6। v को रिमूव करने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे और न्यू इक्वेशन बनकर आएगी 23u = 46। तो u की वैल्यू होगी u = 46/23, वह होगा 2। u की वैल्यू इक्वेशन पर रखने पर हमें v निकल कर आएगा 3 और जैसे कि u बराबर था 1/x तो x बराबर होगा 1/2। इसी तरह v बराबर था 1/y तो y बराबर होगा 1/3। तो हमने देखा कि कैसे हम नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में बदल लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। इन इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 1/x - 1 को u मान लेंगे और 1/y - 2 को v मान लेंगे। तो न्यू इक्वेशन हो जाएगी 5u + 1v = 2, 6u - 3v = 1। और पहले की तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिससे u की वैल्यू निकल कर आएगी 1/3 और v की वैल्यू निकल कर आएगी 1/3। और जैसे कि u = 1/x - 1 यानी 1/x - 1 = 1/3। सॉल्व करने पर x की वैल्यू होगी 4। इसी तरह v = 1/y - 2 यानी 1/y - 2 = 1/3। सॉल्व करने पर y की वैल्यू होगी 5। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। हिंदी में है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नाव की स्थिर पानी में गति x मानते हैं और धारा की गति को y मानते हैं।
तो आपको पता है जब नाव की दिशा और धारा की दिशा एक होगी तो नाव की गति बढ़ जाएगी और वह होगी x + y। वहीं जब नाव की दिशा और धारा की दिशा विपरीत होगी तो नाव की गति घट जाएगी और वह होगी x - y। और आपको मालूम है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। यानी एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। एक तरह से क्वेश्चन यह कह रहा है कि कुल 10 घंटे में कुछ समय के लिए नाव धारा की विपरीत जाती है और कुछ समय के लिए नाव नीचे जाती है। हम कह सकते हैं कि t1 समय के लिए नाव विपरीत दिशा में गई थी और t2 समय के लिए नाव धारा की दिशा में गई थी। यानी जब धारा और नाव की दिशा विपरीत होती है तो वह 30 किलोमीटर t1 घंटे में करती है। जैसे कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको हम लिख सकते हैं t1 = 30 अपॉन x - y। यहाँ पर x - y इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये धारा के विपरीत की गति है। वहीं नाव जब धारा की दिशा में होती है तो वह 44 किलोमीटर t2 घंटे में तय करती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t2 = 44 अपॉन x + y। यहाँ पर x + y इसलिए लिखा गया है क्योंकि नाव और धारा की गति एक ही दिशा में है और कुल समय यानी t1 + t2 बराबर है 10। तो हम लिख सकते हैं 10 = 30 अपॉन x - y + 44 अपॉन x + y। यह हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन के सेकंड केस को पढ़ते हैं। इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यानी 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। पहले की तरह वो कहता है कि कुल 13 घंटे में कुछ समय के लिए नाव धारा की विपरीत जाती है और कुछ समय के लिए नाव नीचे जाती है। हम कह सकते हैं कि Q1 समय के लिए नाव विपरीत दिशा में गई थी और Q2 समय के लिए नाव धारा की दिशा में गई थी। यानी जब धारा और नाव की दिशा विपरीत होती है तो वह 40 किलोमीटर Q1 घंटे में तय करती है। जैसे कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 = 40 अपॉन x - y। यहाँ पर x - y इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह धारा की विपरीत दिशा की गति है। वहीं नाव जब धारा की दिशा में होती है तो वह 55 किलोमीटर Q2 घंटे में तय करती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q2 = 55 अपॉन x + y। यहाँ पर x + y इसलिए लिखा गया है क्योंकि नाव और धारा की गति एक ही दिशा में है और कुल समय यानी Q1 + Q2 बराबर होता है 13। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 = 40 अपॉन x - y + 55 अपॉन x + y। यह हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली और दूसरी इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 अपॉन x - y को u मानते हैं और 1 अपॉन x + y को v मानते हैं। तो न्यू इक्वेशन बनेगी 10 = 30u + 44v और 13 = 40u + 55v। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाकर u और v की वैल्यू निकाल लेंगे और वह होगी u = 1/5 और v = 1/11। जैसे कि u बराबर होता है 1 अपॉन x - y, तो इसलिए 1 अपॉन x - y = 1/5 यानी x - y = 5। यह इक्वेशन होगी 3 और v बराबर था 1 अपॉन x + y, तो इसलिए 1 अपॉन x + y = 1/11 यानी x + y = 11। यह इक्वेशन होगी 4। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 2x = 16 और x बराबर होगा 8। x की वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन 4 में तो y होगा y = 3। तो इस टॉपिक में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है वह सीखा। हालांकि बहुत टाइप्स होती हैं पर आपको उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वाई नॉट ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको बहुत से अच्छे लेसन्स और टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे आपको तैयारी करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी।